स्थानीय निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण को रद्द करने का निर्णय हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकारा था और ओबीसी को जो राजनीतिक आरक्षण था, दीगर आरक्षण थे, उसको लागू करने का काम किया। 27% का आंकड़ा ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और पूरे देश में 27% आरक्षण को मान्यता मिली थी। उसी के आधार पे 27% ये स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हमने आरक्षण दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए आयोग बने, हर जगह पे ओबीसी की जनगणना की जाए और उसके बाद निश्चित किया जाए कि कितना % आरक्षण देना है। मांग इस देश में उठ रही है कि जनगणना में ओबीसी की अलग से जनगणना कराई जाए। हमें लगता है अगर केंद्र सरकार उस मान को मांग लेती है तो पूरे देश में ओबीसी की जनगणना का आंकड़े सामने आ जाएंगे, महाराष्ट्र में भी आ जाएंगे, जिले में भी आ जाएंगे। उससे क्या 27% की सीमा बढ़ाने की क्या सुप्रीम कोर्ट मान्यता देगा? हमें लगता है जो भी ये राजनीतिक परिस्थिति बनी है, इसमें से क्या बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है हम करेंगे। जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पार्टी ओबीसी के आरक्षण की पक्षधर रही है और सबसे पहले पवार साहब ने ही ओबीसी का आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश मुख्यमंत्री रहते हुए स्वीकारी थी। सर, बात करिए जिस तरह कह रहे हैं कि जो आरक्षण रद्द हुआ है, इसके पीछे तीनों पार्टी की सरकार है, उन्होंने लापरवाही बरती है, इसलिए रद्द किया गया। उनके बयान को किस तरह देखते हैं? हमें लगता है कुछ ऐसे संगठन हैं जो आरक्षण विरोधी रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी का हमेशा पूरा समर्थन रहा है। वही अलग अलग तरीके से न्यायालय में चीज़ों को ले जाते हैं। हमें लगता है बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बीजेपी एक तरफ आरक्षण विरोधी भावनाओं को भड़काती है, न्यायालय तक मामला को ले जाती है और न्यायालय से कोई फैसला आ गया तो कहती है कि राज्य सरकारें विफल रही है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र दर्शाता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार आदेश की समीक्षा करेगी और किस तरह से कानूनी तौर पे ओबीसी का जो राजनीतिक आरक्षण है उसे कैसे कायम किया जाएगा, उसको निश्चित रूप से अभ्यास करके कदम उठाया जाएगा। ज्या पद्धतीने स्थानिक निकाय मध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत काही आदेश आले होते हायकोर्टाच्या माध्यमातून, सुप्रीम कोर्टमध्ये राज्य सरकारने त्याला याचिका दायर करून फेरविचाराबाबत याचिका दायर केली होती। सुप्रीम कोर्टने त्याला नकार दिलेला आहे। या राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, हे ओबीसी घटकाचा इतर आरक्षणासोबत राजकीय आरक्षण हे राहिलं पाहिजे या मताशी सहमत आहे। या राज्यामध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य झाल्यानंतर पहिला राज्य ठरला होता महाराष्ट्र, ज्यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाला सुरुवात केली होती आणि ते निर्णय घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अध्यक्ष पवारसाहेब होते। आम्ही कुठल्याही पद्धतीत हे आरक्षण कसं देता येईल त्या बाबतीत कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करू। जे काही प्रक्रिया करण्याचे गरजेचे असेल त्या पद्धतीने पुढे जाऊ। पण ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे की आयोग गठन करून ओबीसींच्या जनगणना केली पाहिजे। आता जनगणना होत असताना बऱ्याचशा लोकांची मागणी आहे की ओबीसीची जनगणना देशामध्ये झाली पाहिजे। जर ती झाली तर देशात त्यांची संख्या काय, राज्यात काय संख्या आहे, जिल्हानिहाय काय संख्या आहे, त्याची माहिती मिळू शकते आणि त्याच्यातून पुढचे जे निर्णय घ्यायचे ते घेता येईल। आता तात्पुरता काय करायचं, निश्चित रूपाने त्या बाबतीत सरकार सगळे कायदेशीर बाजू तपासून उचित ते कारवाई करते। सर, त्याच्यानंतर फडणवीस त्यांचं स्टेटमेंट आलं की हा पूर्ण जे 3 सरकार आहे त्यांची लापरवाही झाला।
मला वाटतं भाजपच्या हे दोहरं चरित्र आहे. एक ठिकाणी आरक्षणच्या विरोधात त्यांची विचारधारा आहे. जेव्हा केव्हा आरक्षणच्या विषयी येते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपी ते त्याचा विरोध करत राहत आहे. काही संघटना पुढे आणत आहे, आंदोलनं करत आहे. मंडल आयोग आल्यानंतरही भाजप त्याला विरोध करत होता, हे सत्य आहे. आजच्या घडीला काही लोकांना ते स्वतः कोर्टात पाठवत आहे, या प्रकारची परिस्थिती निर्माण करत आहे आणि रद्द झाल्यानंतर वेगळी भाषा बोलत आहे. हे त्यांच्या दुटप्पी भूमिका हे याच्यातून स्पष्ट होते. केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हुए सरकार ने तीसरा सो देख लिया. केंद्र सरकार ने अपने 7 साल पूरे किए और मोदी सरकार के दूसरे चरण के 2 साल पूरे हुए. इन 7 सालों में जो वादे पहले दिन से मोदी जी ने किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया. महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई, रोजगार नहीं मिला. जो जो सपने दिखाए गए थे पूरी तरह से जनता निराश हुई है. और दूसरे चरण में तो जो कुछ परिस्थितियां हुई, कोविड को नियंत्रित करने में पूरी तरह से सरकार असफल रही. समय पे निर्णय नहीं लिए गए, समय समय पे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो उचित कदम नहीं उठाए गए, जिससे करोड़ों लोग ये कोविड से बाधित हुए, लाखों लोगों की मौतें हुई और करोड़ों लोग अपने रोजगार से वंचित हो गए. कई लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे लोगों को आधी सैलरी पे काम करना पड़ रहा है. अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है. हमें लगता है इससे बड़ी नाकामी कुछ हो नहीं सकती. 7 साल में देश में गरीबी रेखा के नीचे लोग ज़्यादा गए, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी, महंगाई ज़्यादा बढ़ी और लोगों के जीवन में कोई भी मानवीय जीवन में बदलाव नहीं आया. ये सच्चाई है. थैंक यू. राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक उसकी अवधि बढ़ा दी है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद अलग अलग जिलों को, अलग अलग निकायों को अधिकार दिए हैं. जहां 10% से पॉजिटिविटी रेट कम है वो स्थानिक प्रशासन उसको लेके निर्णय ले सकता है. दुकानें खोलने को लेके और सुविधा देने के लिए सारे अधिकार जिला अधिकारी को दिए गए हैं. जहां 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है वहां और नियम कड़े करने के आदेश दिए गए हैं. वहां जिलाबंदी भी लागू की गई है और पूरी तरह से जो मानक तय किए गए कि पॉजिटिविटी रेट और 40% से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड अगर रिक्त होंगे वहीं रिलैक्सेशन देने का अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया है. जिला अधिकारी अपने जिलों का अभ्यास कर निर्णय लेंगे और महानगर पालिका जिनकी लोक संख्या 10 लाख से ज़्यादा है ऐसे कमिश्नर को अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में वो निर्णय लेंगे. सर, बात करते होंगे इसकी कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस भी सरकार की बड़ी चुनौती हुई है. लगभग 3000 से करीब मामले सामने आए ब्लैक फंगस के और कई लोगों की मौत हुई. किस तरह इसको सरकार देखती है और क्या कुछ तैयारी की? महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के केसेस 3000 से अधिक हैं. कई मौतें भी उससे हुई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस को लेके सबसे पहले टास्क फोर्स बनाया, उसके इलाज का SOP जाहिर करने का काम किया और महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज को पूरी तरह से मुफ्त सरकारी अस्पतालों में और महात्मा ज्योतिबा फूले जीवनदायी योजना में भी उसका समावेश करने का काम किया है. लेकिन एक चुनौती हमारे सामने है, जो इसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, आज वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है. उसकी बड़े पैमाने पे किल्लत है. 3000 पेशेंट को प्रति दिवस 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से केवल 5000 इंजेक्शन मिलते हैं, जबकि 15,000 इंजेक्शन की ज़रूरत है. पिछले 15-20 दिन से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि इस दवाई का उत्पादन बढ़ाया जाए, रॉ मटेरियल विदेश से मंगाया जाए, ताकि एक एक पेशेंट को 50-60 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसके कारण इंजेक्शन नहीं मिलने से
जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता है, कई मौतें भी हो रही है। केंद्र से हम फिर मांग करते हैं कि इस दवाई का उत्पादन बढ़े और जितनी ज़रूरत जिन राज्यों को है उनको वो मुहैया कराए। हमने महामारी इसको घोषित भी कर दी है। हर जिला अधिकारी इसका भी मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। जिला अनुसार जो दवा उपलब्ध होती है वो मुफ्त में लोगों को दी जाती है, राज्य सरकार खरीदती है और मुफ्त उपलब्ध कराने का काम करती है। धन्यवाद। ब्लैक फंगस लेके सर, म्यूकरमाइकोसिस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। जो हमारी इंश्योरेंस स्कीम है, जीवनदायी योजना महात्मा ज्योतिबा फुले, उसमें भी प्राइवेट अस्पतालों में जहां ये इलाज होता है वो मुफ्त इलाज का भी निर्णय सरकार ने लिया। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है जो निजी अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज कर रहा है। बहुत महंगा इलाज होने के कारण अस्पतालों में बड़े पैमाने पे खर्च हो रहा है। अलग अलग अस्पताल उसको लेके अलग अलग कीमत वसूल रहे हैं, जिससे लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। हमने मुख्यमंत्री महोदय से विनती की है कि इसको लेके भी कोई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को लेके उसके दर तय किए जाएं, ताकि जो लोग निजी अस्पतालों में इसका इलाज कर रहे हैं उनको भी कुछ राहत मिले। हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इसको लेके अधिकारियों से बात करेंगे, अस्पताल वालों से भी चर्चा करेंगे और कोई इसका जो दर है वो निश्चित करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री लेटर लिहिले आहे। आपल्या राज्यामध्ये ब्लॅक फंगसच्या औषध उपचार हे शासकीय रुग्णालयामध्ये मोफत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे। त्याचबरोबर जीवनदायी योजनेअंतर्गत जे खाजगी हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी सर्व पेशंटला मोफत उपाययोजना इन्शुरन्स योजनेअंतर्गत हे केलं पाहिजे असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला। त्या व्यतिरिक्त काही पेशंट असे आहे, काही परिवार असे आहे जे खाजगी रुग्णालयामध्ये याच्या औषध उपचार घेत आहे। त्या बाबतीत कुठलेही दर निश्चित झाले नाही। महाग इलाज असताना बरेच ठिकाणी लोकांना हे अडचणीचे ठरते। दर निश्चित नसताना वेगळे वेगळे अस्पतालमध्ये अमाप पैसे लोकांना भरावं लागत आहे। त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्रीकडे मी मागणी केलेली आहे की या बाबतीत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून जे हॉस्पिटलचे प्रशासन आहे त्यांच्यासोबत चर्चा करून जे दर आहे ते निश्चित केले पाहिजे आणि या रोगावर उपचार करण्यासाठी माफक दराने कमी पैशामध्ये सगळ्या हॉस्पिटलने याचा इलाज केला पाहिजे। त्या बाबतीत काही निर्णय केले पाहिजे। मला आशा आहे कुठेतरी भविष्यामध्ये मुख्यमंत्री याच्यावर विचार सर्वांशी करून एक याची दर काय असते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।